हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एक बेहतरीन मोटिवेशनल कोट के साथ में कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले, किस्मत बदले न बदले, पर वक्त जरूर बदलता है, पर वक्त जरूर बदलता है। और दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में आप लोगों को ये सीख लेनी है कि आपकी किस्मत बदले या नहीं बदले, आप अगर अपने डेडिकेशन के साथ में अब लगातार कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी बनाए हुए मेहनत करते जा रहे हो और अभी से ही आप लगे हुए हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आपका वक्त जरूर बदलेगा। तो वक्त को बदलने के लिए वक्त नहीं लगता है, ये चीज़ भी जरूर याद रखें। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे लैब असिस्टेंट के ऊपर, यानी प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस में जो फिजिक्स का पोर्शन दे रखा है उसके ऊपर। फिजिक्स के पोर्शन में हमने पढ़ा था पहले टॉपिक को स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी टॉपिक हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और उसके जो है अंदर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवाई थी। अब आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अब मैं यूट्यूब पर ही बहुत ज़्यादा वीडियोस तो डाल नहीं सकता, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो है हमारे द्वारा ऐप जो प्रोवाइड किया जा रहा है आपको राजस्थान एकेडमी, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो है आपको कोर्स मिल जाएगा। वहाँ से आप ये लेक्चर्स के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQs वगैरह, सॉल्यूशन वगैरह सब चीज़ें वहाँ सिस्टमेटिक तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पर भी पढ़ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने आप से भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आज अपने सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकेंड टॉपिक है अपना क्या, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के बारे में बात करेंगे। पहले अपन ने क्या समझा था कि आवेश जो होता है वो आवेश क्या था, अरे आवेश क्या था, जल्दी छुटके छुटके जल्दी बोलो। आवेश था अपना स्थिर, क्या था, स्थिर। और जब स्थिर आवेश है तो उससे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। आज आप अभी इस वीडियो में देखने वाले हो, ए छोटू इधर देख, अभी आज तू इस वीडियो में क्या देखेगा, आज देखेगा कि जो आवेश होता है वो आवेश जब चलने लगता है, दौड़ने लगता है, तब क्या होता है, अरे तब क्या होता है, जल्दी बोलो, तो तब विद्युत धारा उस क्षेत्र में उत्पन्न होना स्टार्ट होती है। अच्छा सर ऐसी बात है, हाँ विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार सिलेबस बता दूं, आपके क्या मेंशन किया हुआ है सिलेबस में। तो सिलेबस में इन्होंने दिए रखा है विद्युत धारा के अंदर किरचॉफ्स के नियम। अब किरचॉफ्स के दो नियम है, एक जंक्शन रूल है, एक वोल्टेज रूल है। ठीक है, उसके बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज का रूल जो है आपको पढ़ना है। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये एक सिस्टम है जिससे आप इक्विवेलेंट यानी कि तुल्यांकी प्रतिरोध निकालने का तरीका कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसके माध्यम से आप जो है अलग अलग जो रेजिस्टेंस लेकर के आप पता लगा सकते हो कि गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, बैलेंस है, नी अनबैलेंस्ड है। इस प्रकार का एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा आपके। देखिए इधर ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ये बीच में एक इधर गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। इसमें से करंट नहीं जा रहा है तो ये बैलेंस्ड है, करंट जा रहा है तो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में इसमें, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में, यानी कि विभव मापी के बारे में। पहले आज अपन सीखते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसके बाद में किरचॉफ्स के नियम वगैरह पर अपन पहुंचेंगे। विद्युत धारा क्या है, अभी जस्ट बताया है कि जब आवेश चलने लग जाए, यानी कि किसी भी क्षेत्र से प्रति एकांक समय में, यानी पर यूनिट टाइम, प्रति एकांक का मतलब इंग्लिश में क्या है, पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम से गुजरने वाला जो नेट आवेश होता है, यानी शुद्ध रूप से किसी एक क्षेत्र से प्रति एकांक समय में कितना आवेश गया है। जैसे कि सपोज करिए मेरे पास में ये मेरा एरिया है, ठीक है, चलो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। और ये मेरे पास में एक एरिया है मेरा, ठीक है, इस एरिया से अपन ने क्या करा, इस एरिया से प्रति यूनिट टाइम यानी एक एक सेकेंड में जो ये मेरा हाथ है ये बाहर निकल रहा है, मान लो, है ना, और ये हाथ कितना बार निकल पाएगा एक सेकेंड में, उतने हाथ में कितने आवेश है, उस आवेश की मात्रा को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश के चलने को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का मतलब क्या है, किसी क्षेत्र से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला नेट आवेश विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर,
SI मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को अपन A से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे समझ में आ रहा है? विद्युत धारा का मतलब फास्ट तो नहीं हो रहा है? देखो भाई, विद्युत धारा मतलब क्या है? एक क्षेत्र से प्रति एकांक समय में गुजरने वाला नेट आवेश विद्युत धारा कहलाएगा। इसका SI मात्रक एम्पियर है और 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड। क्या होता है? 1 कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है। और इसको यानी इस धारा की मात्रा को अपन एक फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या दे सकते हैं? तो फॉर्मूला ये दे सकते हैं कि I यानी कि विद्युत धारा बराबर होता है Q यानी आवेश बटे T। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो विद्युत धारा क्या है? देखो, विद्युत धारा प्रति एकांक समय में गुजरने वाला आवेश। ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या है? एम्पियर। 1 कूलम प्रति सेकंड भी कहते हैं 1 एम्पियर को। इस विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं I से। ठीक है। और I बराबर क्या होता है? Q अपॉन में T। Q अपॉन में T। Q क्या है? आवेश है। T क्या है? समय है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? I बराबर Q अपॉन T। और आप लोग ये जानते हैं कि 1 अपॉन में T यानी 1 बटे समय बराबर होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि I बराबर होता है आवेश गुणा आवृत्ति। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो विद्युत धारा मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। चलिए, तो अब बढ़ता हूं मैं आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके धात्विक चालकों में। जो भी अपने धात्विक चालक होते हैं यानी कि मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं, उनके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है। ये जो विद्युत धारा है ये आपके धात्विक चालकों में यानी कि मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर क्यों होती है? क्योंकि उनके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलने के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक। वैद्युत अपघट्य में, इलेक्ट्रोलाइटिक्स में धारा धन एवं ऋण आयनों के कारण होती है। तो जो वैद्युत अपघट्य अपन करवाते हैं, इलेक्ट्रो एनालिसिस करवाते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, उसके अंदर जो करंट है वो क्यों प्रोड्यूस होता है? किन के कारण प्रोड्यूस होता है? तो धन और ऋण यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स जो होते हैं उनके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अर्धचालकों में, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं, आप सेमीकंडक्टर टॉपिक यानी अर्धचालक टॉपिक पढ़ने वाले हो, आपके सिलेबस में है, वहाँ बहुत अच्छे से समझोगे कि होल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो अर्धचालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल के मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन और होल के गति के कारण धारा उत्पन्न होती है। फिर विसर्जन नलियों में गैस के धन आयनों व इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धारा उत्पन्न होती है। तो जो विसर्जन नलियाँ होती है यानी कि जो अपनी ट्यूब्स होती है, उन ट्यूब्स के अंदर गैस जो भरी जाती है, उन गैस के अंदर धन आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन धनायन और इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? उन विसर्जन नलियों में आपके विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है। निर्वाह में भी धारा का प्रवाह संभव है। हाँ, ये बात जरूर याद रखनी है कि निर्वात के अंदर भी अपन कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह होगा। निर्वात का मतलब क्या है? निर्वात का मतलब होता है कि आपके ऐसी जगह जहाँ पर वायु नहीं हो, एयर नहीं हो, वैक्यूम प्लेस, उस वैक्यूम प्लेस पर भी धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है। ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। ये नहीं सोचना है कि आपको जो है निर्वात के अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता होगा। नहीं दोस्तों, होता है, क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर अपन ने किसी एक तार से आई करंट, कितना? एक तार से आई करंट अपन ने अगर भेजा है और आगे जा कर के वही तार 2 भागों में अपन ने तोड़ दिया, एक भाग इधर लेके गए, एक भाग
इधर लेकर के गए, तो दोनों ही भागों में करंट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। दोनों ही भागों में करंट गया, मान लो पहले वाले में I1 और दूसरे वाले में I2, है ना। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या आपको? भाई मेरे पास में सपोज करिए एक पेन तो नहीं कह सकते, मान लीजिए मेरे पिताजी के पास में एक खेत था, आपके पापा जी के पास में एक खेत था, मान लीजिए। अब आपके अगर एक और भाई है तो ऑब्वियस सी बात है वो खेत दो भागों में टूटेगा, है ना, तो आधा आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर खेत है इसलिए आधा आधा हो सकता है, लेकिन करंट तो कहाँ जाएगा, कम। जहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम जाएगा। तो अपन यहाँ बराबर नहीं कह करके ये कहेंगे कि बस करंट दो भागों में टूट जाएगा, एक I1 और एक I2, ठीक है। अब अगर करंट दो भागों में टूटा है, एक I1 है एक I2 है, तो आपको पता है कि जब खेत के दो टुकड़े हुए, वो दोनों टुकड़े मिलाओगे वापस पिताजी के पास जो खेत था उतना ही आएगा। वैसे ही करंट में भी होता है कि दोनों अलग अलग बराबर मात्रा में जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन कितनी ही मात्रा में गए हो, लेकिन जब फाइनल आप वापस से उन दोनों करंट को जोड़ोगे, किसको किसको, I1 और I2 को, तो वापस कितना मिलेगा, I ही मिलेगा। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, देखिएगा कि मान लीजिए ये अपने पास में ऐसा कोई एक सिस्टम बना हुआ है, देखिएगा, ये देखिए। अब यहाँ से अगर 10 एम्पियर करंट आया है, ठीक है, और आपको ये मान के चलना है कि जहाँ कहीं भी दो भाग हो रहे हैं वहाँ सभी जगह समान करंट जाने वाला है। तो देखो 10 एम्पियर आया तो इधर जाएगा 5, मैंने बोला ना समान बांटना है, और इधर भी जाएगा 5, ठीक है। 5 में से अब इधर कितना जाएगा, अरे इधर जाएगा 2.5 और इधर कितना जाएगा 2.5। 2.5 में से वापस बटेगा, इधर कितना जाएगा 1.25, इधर जाएगा 1.25, ठीक है। तो ऐसे ही ये करंट बटता है। यहाँ पर तो मैंने बोला है कि दोनों वायरों में बराबर करंट बांटना है, लेकिन बराबर करंट नहीं बढ़ता है। करंट हमेशा बटेगा इनके वहाँ पर जिस लाइन में या जिस वायर में ये जा रहे हैं वह रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना है, उस प्रतिरोध के इन्वर्स अनुपात में। जहाँ ज़्यादा प्रतिरोध होगा वहाँ कम करंट, जहाँ कम प्रतिरोध होगा वहाँ ज़्यादा करंट जाता है। तो वो अपन आगे सीखेंगे, लेकिन अभी केवल ये याद रखना है कि टोटल करंट आप वापस जोड़ोगे, देखो जोड़ो 1.25 1.25 2.5 2.5 और 2.5 5 और इधर ये 5 पूरा आ गया 5 इधर तक, और इधर का ये 5 और 5 वापस जुड़ के कितना हो गया 10। तो जितना करंट आप भेज रहे हो उतना ही करंट बाहर मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है करंट की मात्रा बढ़ या घट नहीं सकती है, इस चीज को आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का अगर यहाँ पर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी क्या समझ लिया, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या है, विद्युत धारा कहाँ पर क्यों उत्पन्न होती है। जैसे धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, वैद्युत अपघट्य में धन और ऋण आयनों के कारण, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल के कारण, विसर्जन नलियों में गैस के धन आयनों और इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। निर्वात में धारा का प्रवाह संभव है, हाँ पर संभव है, ठीक है। तो आपको ये चीजें तो याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, और ये भी याद रखना है जितना करंट भेजोगे उतना ही करंट बाहर निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए अब अपने पास में आ जाता है धारा घनत्व। क्या आ जाता है? धारा घनत्व। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे धारा घनत्व के बारे में, यानी कि करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी की बात करेंगे। करंट डेंसिटी होती क्या है, ठीक है। करंट डेंसिटी का मतलब है कि किसी भी चालक में, किसी भी चालक यानी क्या होता है आपको बताइए, कंडक्टर। तो किसी भी चालक में किसी बिंदु विशेष पर किसी क्षेत्र से आवेश प्रवाह को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई चालक है, उस चालक के अंदर किसी पर्टिकुलर एक बिंदु के ऊपर, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट से जो आवेश प्रवाह होगा ना, उस आवेश के प्रवाह को अपन क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। अरे घनत्व का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि आपका उस पॉइंट पर कितना करंट है, पर्टिकुलरली ये बात है और कुछ नहीं, ठीक है। कोई एक चालक लोगे, उस चालक का एक पर्टिकुलर पॉइंट उठाओगे, उस पॉइंट पर कितना आवेश प्रवाह हो रहा है उसे अपन कहते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व को
जे से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जे से प्रदर्शित किया जाता है। और धारा घनत्व जे बराबर होता है आई, यानी कि धारा बट्टे क्षेत्रफल, धारा बट्टे क्षेत्रफल। तो जे बराबर होता है आई अपॉन में एस, ये जरूर आप याद रखें, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो भाई धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो जे का मात्रक क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? और आई बराबर क्या होता है? जे डॉट एस होता है। आई बराबर क्या होता है? जे डॉट एस। मतलब आपके धारा घनत्व और क्षेत्रफल का जब हम अदिश गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब हमें मिलती है धारा। और धारा बराबर क्या है? जे डॉट एस, यानी कि जे एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो धारा बराबर होता है जे एस कॉस थीटा। जे क्या होता है? तो आई बराबर क्या होता है? जे एस कॉस थीटा। जे क्या होता है? धारा घनत्व। एस क्या होता है? क्षेत्रफल। तो ये चीज़ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। इन फॉर्मूला पर बेस्ड छोटे छोटे से क्वेश्चंस जो है हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ठीक है। तो धारा समझ में आ गई, धारा घनत्व समझ में आ गया। ये मैं बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। आप सिलेबस में देखोगे तो सीधा सीधा सा क्या लिखा हुआ है, देख लो इधर स्पष्ट क्या लिखा है। किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, व्हीटस्टोन, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये 4 चीज़ें ही पढ़नी है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, इसलिए मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ। तो इसको नोट डाउन आप जरूर कर लेवें, ये कि ये चीज़ें आगे आपके काम आने वाली है। अब बात करते हैं अपवाह वेग की, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित होना चाहिए। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की यदर्च गति, यानी रैंडमली जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली गति करते हैं, में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि ये मंद गति से विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत अपवाह करते हैं और इस वेग को अपवाह वेग कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र है यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको अगर अपन प्रेजेंट करवा दें, है ना, मान लो ये जो है मेरे हाथ में है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे धीरे 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 धीरे, देखो ऐसे है ना, ऐसे 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 चलते 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 जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है, इलेक्ट्रॉनों की गति जो है वो ऐसे होने की बजाय यथार्थिक रूप से थोड़ी सी परिवर्तित होती है। और विद्युत क्षेत्र अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम करके धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, और इधर ये इलेक्ट्रॉन मेरी जिंदगी में आना शुरू हो जाते हैं, देख लो, है ना, जैसे हनी सिंह जी कहते हैं ना कि धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, वैसे ये इलेक्ट्रॉनों को मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, और ये धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आते हैं, और ये मेरी जिंदगी में आ गए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जिस गति से मेरी जिंदगी में आ रहे हैं, उस गति को, उस स्पीड को क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अपवाह वेग क्या है? किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की यदर्च गति में इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि वे मंद गति से, यानी कि छोटी, बहुत कम गति से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या विपरीत दिशा में अपवाह करते हैं, यानी चलते हैं। तो ये जो मंद गति है उसी को अपन क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। और अपवाह वेग को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वी बराबर होता है ई, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। समझ में आ गई बात? और ये क्या है, बड़ा वाला ई क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो ये है अपना विद्युत क्षेत्र,
ठीक है, क्या है, विद्युत क्षेत्र। और ये m क्या है, तो m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और ये जो टाउ है, ये टाउ, ठीक है, ये टाउ क्या है, ये टाइम है। क्या है, ये टाइम है। टाइम को हिंदी में कहते हैं समय है ये, ठीक है, क्या है, समय है, ठीक है। तो वी बराबर क्या होता है, ई बटे एम गुणा टाउ। और आपको याद रखना है कि ये जो अपवाह वेग है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। यानी अगर विद्युत क्षेत्र को ऐसे माने, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ऐसे मान लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वीडी ऐसे होगी, ठीक है। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाए, उल्टा हो जाए, घूम जाए ऐसे, तो आपके वीडी ऐसे हो जाएगी, एक दूसरे के ये विपरीत ही चलेंगे। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, ये उठा करके, ठीक है, ये लीजिए, इसको आप अलग से देख लीजिएगा, इसको आप समझिएगा और इसको याद रखिएगा ज़रूर। अदरवाइज ये फिर कोई मतलब तो है नहीं, ऐसे अगर मैं बना दूँ तो। केवल ये रेड पेन में कर रहा हूँ मैं, रेड अलर्ट कर दिया इसको मैंने, ये लो, ठीक है, ये लो, रेड अलर्ट कर दिया है। अब इसको ज़रूर आप याद रखना। चलिए, तो ये था अपना अपवाह वेग। आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है गतिशीलता। गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी। किसकी बात करने वाले हैं अपन, मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मोबिलिटी क्या होती है, तो देखो भाई, मोबिलिटी का मतलब क्या है, गतिशीलता यानी मोबिलिटी। मोबाइल जो होता है ना वो गतिशील होता है। आज मैंने इस जेब में डाल दिया, इधर वाले है ना, कल को मैंने इधर जेब में डाल दिया, परसों इधर जेब में डाल दिया, और जहाँ जा रहा हूँ, आजकल तो साला लोग है ना बाथरूम में भी मोबाइल लेके जा रहे हैं। तो गतिशीलता क्या है, किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पर अपन ले जा सके आराम से। मोबाइल को इसीलिए मोबाइल कहा जाता है, और इस गतिशीलता को इंग्लिश में मोबिलिटी इसीलिए कहा जाता है। समझ में आ गई बात। मोबाइल, इसका जो नाम आया है ना, फोन, पहले इसको क्या कहते थे, फोन, टेलीफोन, उससे ये मोबाइल कैसे बना, ये गतिशील होने लग गया। पहले कोई डबला उठा के थोड़ी लेके जा रहे थे, ऐसे नहीं लेके जाते थे। अब तो मोबाइल है, इतना सा आ गया, इतना आ गया, इतने बड़े आ गए, जेब में डाला, चलो भाई कहीं भी, है ना, कुछ भी करते रहते हो फिर लेके मोबाइल बार बार। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। तो ये जो अपनी गतिशीलता है, मोबिलिटी है, इस मोबिलिटी का मीनिंग क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है म्यू। क्या है, म्यू। म्यू यानी मोबिलिटी, म्यू यानी मोबिलिटी। और म्यू मोबिलिटी इज इक्वल टू होता है वी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग, बटे ई। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होगा, उस अनुपात को अपन क्या कहेंगे, मोबिलिटी कहेंगे, गतिशीलता कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या आ जाएगा, तो देखो वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एक वेग ही है। तो वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो इस प्रकार से जो मोबिलिटी है उसकी यूनिट क्या आ जाती है, तो उसकी यूनिट आती है मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। समझ में आ गई बात, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। ये है मोबिलिटी, गतिशीलता। क्लियर है बात, समझ में आ गई। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समान हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होगा तो सीधी सी बात है कि म्यू और वी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। जैसे जैसे गतिशीलता बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो म्यू भी बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, μ1 अपॉन μ2 बराबर Vd1 अपॉन में Vd2 हो जाता है। ठीक है। और आपको यहाँ पर ये करंट के बराबर एक और फॉर्मूला है। एक तो अपन ने पीछे देखा कि I बराबर होता है J डॉट S, है ना, या JS cos थीटा।
एक I बराबर अपन ने देखा क्या होता है QF, या फिर इसी को अपन ने कहा था Q अपॉन में T। अब तीसरा जो करंट का फॉर्मूला है ये देख लो, इसलिए ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि करंट के अलग अलग फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। तो तीसरा जो फॉर्मूला है करंट का वो क्या है, वो है NAEVD। क्या है? NAEVD। अब ये क्या है सर? N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A होता है एरिया, E होता है आवेश। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसलिए E लिखा है। अगर कोई और आवेश है तो उसका जो भी आवेश दे रखा होगा उसकी वैल्यू रखेंगे। और VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। समझ में आ गई बात? तो I बराबर 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। सबसे बेसिक फॉर्मूला है Q अपॉन T, फिर उससे बनाया QF, फिर उसके बाद में बन गया अपने पास में क्या, तो JS, और उसके बाद में I बराबर NAEVD। क्या हो जाएगा? NAEV भी कह सकते हैं, NAEV, ठीक है, या VD भी कह सकते हो। V यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या VD यानी V ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो I बराबर NAEVD हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो विद्युत धारा समझी, विद्युत धारा का घनत्व समझा, अपवाह वेग समझा, और मोबिलिटी गतिशीलता को अपन ने समझ लिया। और इसमें जो करंट के अलग अलग मैंने सूत्र बताए हैं वो जरूर याद रखने हैं, क्योंकि करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये उसमें जो चीज़ें दे रखी होगी न्यूमेरिकल में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात आप लोगों के? क्लियर है? तो आपने ये सब चीज़ें सीख ली। अब अपना नेक्स्ट आ जाता है किसके बारे में? एक नॉट पॉइंट है। नॉट पॉइंट क्या कहता है? नॉट पॉइंट यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो याद जरूर रखना। नॉट पॉइंट ये कहता है कि AVD यानी कि एरिया यानी क्षेत्रफल गुणा अपवाह वेग। मैं यहाँ हिंदी में भी लिख लेता हूँ क्योंकि कुछ लोग शुद्ध हिंदी भाषी होंगे। तो क्षेत्रफल का गुणा कर रहा हूँ मैं अपवाह वेग से। किससे? अपवाह वेग से। तो और ये हमेशा क्या होगा? एक स्थिरांक होगा, नियतांक होगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। समझ में आ गई बात? तो क्षेत्रफल का गुणा जब अपन अपवाह वेग से करते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि A1 VD1 इज इक्वल टू होता है A2 VD2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपवहन वेग यानी वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा विभवांतर में संबंध। क्या आ जाता है? अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? E टाउ अपॉन में MLV, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है? देखिएगा आप पीछे देखिए एक बार। मैंने क्या बोला था? इधर सबसे पहले देखो पीछे, सबसे पहले ये लिखवा था VD इज इक्वल टू छोटा ई बड़ा ई अपॉन में M और टाउ। इसको लिखो एक बार। अभी देखो मैं आपको डेराइव करवाना सिखाता हूँ। तो अपन ने लिखा था VD बराबर छोटा ई बड़ा ई बटे M गुणा टाउ, ठीक है। और आपको बता दूँ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? तो पोटेंशियल बटे आर होता है, ठीक है। आर कहो चाहे एल कहो, चलो एल ही कह देते हैं, यहाँ एल लिख रहा हूँ तो मैं, ये लो। तो पोटेंशियल बटे एल ये होता है रिलेशन इसके बीच में। अब ये बताइए मुझे कि अगर मेरे को देखो क्या करना है, ई अपॉन में एल अगर यहाँ पर आ जाए, क्या आ जाए? एल, है ना। तो ई गुणा ई बटे एम एल इंटू टाउ, मैंने एल से गुणा कर दिया। तो एल से जैसे ही यहाँ पर ये गुणा डिवाइड हो जाएगा तो अपन, या फिर आप ये समझ सकते हो, देखो एक मिनट ये इधर देखो, इधर नहीं करना गुणा, इधर देखो ये ले रखा है। और आपको ये पता है कि E बराबर होता है V बटे L, ये होता है ना। अब मुझे क्या चाहिए? अपवहन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD में, और
विभवांतर में संबंध चाहिए, लेकिन दोनों में ई तो प्रदर्शित है ना, तो मैंने क्या करा, इस ई की जगह पर इसको पुट कर दिया, किसको, v अपॉन में एल को। तो फॉर्मूला क्या बन गया, वी डी बराबर छोटा ई टाओ इंटू v यानी पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बटे एम एल। समझ में आ गई बात। तो एक ये संबंध भी आपको याद रखना है कि E बराबर होता है v बटे एल। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो आज आप लोगों ने सीख लिया है कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा के अंदर जो आपका धारा घनत्व है वो क्या है, अपवहन वेग क्या है, और इसके अलावा जो अलग अलग आई के फॉर्मूले हैं वो सीख लिए, गतिशीलता क्या है वो देखा, अपवहन वेग और विभवांतर में क्या संबंध है इसको अपन ने देख लिया है। अब अपन कल पढ़ेंगे ओम का नियम है और प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है, उसके बारे में, और उसके बाद में क्रिचॉफ्स का नियम आपके आने वाला है। क्योंकि क्रिचॉफ्स का नियम जो है, केवल मैं बता दूं कि एक पॉइंट पर मिलने वाले सभी करंटों का योग शून्य होगा और एक लाइन के अंदर पोटेंशियल 0 होगा। अरे भाई कैसे होगा, प्रतिरोधी नहीं पता है कुछ बच्चों को। तो इसलिए आप लोगों को मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों को भी पढ़ना है। और जिस भी विद्यार्थी को ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कोर्स चाहिए है, तो वो आज ही हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और हर जगह पर लिंक अवेलेबल है। आप जाकर के प्ले स्टोर से राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप को डाउनलोड करिए और प्रथम 100 विद्यार्थी जो एडमिशन लेंगे उनके लिए ऑफर चल रहा है, तो वो विद्यार्थी उस ऑफर का जरूर बेनिफिट उठाएं। ठीक है, फिर बाद में आप कहेंगे कि सर कोर्स महंगा हो गया, हमें 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो सरप्राइज प्राइस है। 100 से लेकर 200 के बीच में किसी को कितना भी डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप जल्दी से जाकर के डाउनलोड करें, कोर्स परचेज कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।